बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो इसके लिए हम बेकमैन्स जो अपरेटस है वो हम यूज़ करते हैं, या बेकमैन्स मेथड हम इसे कहते हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर थ्री पार्ट्स हैं। सबसे पहले ये एक इनर ट्यूब है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली। इसके साइड पे काम है ARM आर्म, और इसके अंदर एक स्टीरर है, और इसके अंदर जो है एक थर्मामीटर है जिसको हम बेकमैन थर्मामीटर कहते हैं। तो ये इसके अंदर फिट किया हुआ है। उसके बाद इसके बाहर एक ट्यूब है, आउटर ट्यूब इसको आप कह सकते हैं, लार्ज ट्यूब है। इसी के अंदर जो है ये फ्रीजिंग ट्यूब जो है इसके अंदर फिट की हुई है, और इन दोनों ट्यूब्स के दरमियान एयर जैकेट है। एयर जैकेट का फंक्शन ये होता है कि ये स्मूथ और यूनिफॉर्म कूलिंग जो है, चारों तरफ जो है सेम कूलिंग जो है वो हो जाए, और स्लोवर कूलिंग हो, यानी कि बिल्कुल रैपिड ना हो बल्कि स्लोली जो है वो अचीव हो। उसके बाद बाहर की जो सरफेस है उसके ऊपर जो है फ्रीजिंग मिक्सचर रखा हुआ है हमने। लेट सपोज कोई भी फ्रीजिंग जो है बर्फ़ वगैरह हमने इसके ऊपर जो है वो डाल दी है। अब ये बात आपने जहन में रख ली, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सबसे पहले एक फ्रीजिंग ट्यूब है, उसके साइड ऊपर एक आर्म है, और अंदर एक थर्मामीटर और स्टीरर को फिट किया हुआ है। इसके बाहर एक लार्जर ट्यूब है, लार्जर ट्यूब और इसके दरमियान, दोनों ट्यूब्स के दरमियान में एयर जैकेट है। उसका मतलब जो एयर जैकेट है उसका मतलब है कि वो स्लोवर और यूनिफॉर्म कूलिंग हो जाए। उसके बाद इनके सबको बाहर एक बहुत बड़ा जार है, उसके अंदर फ्रीजिंग मिक्सचर जो है हमने रखा हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद सबसे पहले हम इसके अंदर सॉल्वेंट डाल देंगे विद द हेल्प ऑफ दैट। जब सॉल्वेंट डालेंगे तो फ़ौरन हम फ्रीजिंग मिक्सचर की मदद से उसको फ्रीज़ करके टेम्परेचर T1 नोट कर लेंगे। फिर हम थोड़ी देर के बाद उसमें 0.123 ग्राम जो है सल्यूट डालेंगे। सल्यूट डालकर उसके अंदर मिक्सिंग करेंगे, वो सोल्यूशन बन जाएगा। और सोल्यूशन बनने के बाद फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोबारा उसको फ्रीज़ करेंगे, फिर हम दोबारा टेम्परेचर फाइंड करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल कर हमारे पास डेल्टा TF आ जाएगा। दिस डेल्टा TF इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। दिस डेल्टा TF इज़ कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। और फिर ये फार्मूला मालूम करके हम यहाँ से मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिटर्मिनेशन कैसे होती है। अब आखिरी जो बात इसके अंदर थोड़ी सी रह गई है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एप्लीकेशंस में सबसे पहला काम है मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। याद रख लें, दोनों जो हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, दोनों की मदद से हमने जो है मॉलिक्यूलर मास मालूम की। अब मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम की, मैंने आपको बताया है कि ये फार्मूला दिया हुआ है कि F क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है, ये फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन है, 1000 W2 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है, और ये W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट है। तो इसको आपने डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके आपने आंसर निकाल लिया। इसी तरह अगर ये सवाल आता है तो आपने ये वाला फार्मूला भी लिखना है, और बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन वाला फार्मूला भी मॉलिक्यूलर मास के लिए लिखना है। तो दोनों फार्मूले जो हैं वो आपने यूज़ करने हैं। इसके बाद याद रख लें, आपको बताया है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो यूँ समझ लें लिक्विड रेंज बढ़ जाती है। लिक्विड रेंज जो है इससे मतलब एक फॉर एग्जांपल एक लिक्विड है, उसकी रेंज है 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 20। तो अब देखें फ्रीजिंग पॉइंट भी कम हो गया और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो लिक्विड रेंज जो है वो बढ़ गई है। इससे लिक्विड रेंज बढ़ जाती है, यानी लिक्विड के एग्जिस्टेंस जो रेंज है वो ज़्यादा हो जाती है। अब तीसरी एप्लीकेशन है इथाइलिन ग्लाइकोल का यूज़। याद रख लें, अमूमन सर्द इलाकों में ये होता है कि गाड़ियों के अंदर जो रेडिएटर इस्तेमाल होता है उसमें वाटर होता है, अगली साइड पर रेडिएटर लगा होता है, उसके अंदर पानी चलता है, वाटर सर्कुलेट करता है। अब वाटर जो सर्कुलेट करता है तो अगर वो सर्कुलेशन वाटर की बंद हो जाए किसी भी वजह से, तो इंजन जो गाड़ी का है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है। जब गाड़ी का इंजन हीटअप होता है तो अमूमन जो है गाड़ी के इंजन को में ख़राबी आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं मैनी टाइम्स। अब यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ
कि सर्द इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तो वहाँ जो वाटर सर्कुलेट कर रहा है वो फ्रीज़ हो जाता है। अब उसको फ्रीज़ होने से बचाने के लिए हम उसके अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं। ये इसको फ्रीज़ होने से रोक लेती है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम कर देती है। मिसाल के तौर पर बाहर सर्दी है, -5 है, तो उसने उसका फ्रीजिंग पॉइंट कर दिया -10। तो अब समझ लें कि फ्रीजिंग पॉइंट -10 और -10 तो सर्दी है ही नहीं। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से उसने जो है इथाइलिन ग्लाइकोल ने उसे फ्रीज़ होने से बचा लिया। वाटर फ्रीज़ नहीं हुआ, वैसा का वैसा सर्कुलेट करता रहा, इसलिए हम इसको कहते हैं एंटी फ्रीज़। इसके बाद पोटाशियम नाइट्रेट या सोडियम क्लोराइड हम क्या करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, सड़कों पे बर्फ़बारी हो जाती है, बहुत ज़्यादा जो है सड़कों के ऊपर बर्फ़ जमी पड़ी होती है, तो क्या करते हैं, धूप आने तक भी वो बर्फ़ जो है वो मेल्ट नहीं होती, आइस मेल्ट नहीं होती, हम उसके ऊपर नमक छिड़क देते हैं, उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड डाल देते हैं, उसके ऊपर पोटाशियम नाइट्रेट डाल देते हैं। उससे क्या होता है, उससे मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाता है। मिसाल के तौर पर मेल्टिंग पॉइंट है 0, लेट सपोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अब उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाएगा, यानी कि इतना कम होगा कि वो जल्दी जल्दी जो है आइस जो है वो मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। यानी सर्दी जो है वहाँ पर माइनस है तो माइनस से भी नीचे जो है मेल्टिंग पॉइंट चला जाएगा और रिजल्टेंटली जो है आइस जो है वो जल्दी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। तो ये होता है बेसिकली मेल्टिंग पॉइंट को कम करना। तो 4 एप्लीकेशन है। मॉलिक्यूलर मास मालूम करते हैं हम इसकी मदद से। नंबर 2 हम लिक्विड रेंज को बढ़ा लेते हैं। नंबर 3 जो है हम जो है इसके ज़रिए एंटी फ्रीज़ के तौर पे इथाइलिन ग्लाइकोल को डालते हैं। सोडियम क्लोराइड या पोटाशियम नाइट्रेट को हम मेल्टिंग आइस को जल्दी मेल्ट करवाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये बच्चों, डियर बच्चों, आज डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा लेक्चर जो है ये था फ्रीजिंग पॉइंट की मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटल और एप्लीकेशंस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेसिकली एप्लीकेशंस थी। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, पूछें, इंशाल्लाह आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।